क्या करते हैं एंटीबायोटिक, या तो बैक्टीरिया को किल कर देंगे या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गए, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक के। अब क्या कह रहा है, दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया पे कौन करता है एंटीबायोटिक, और जो वायरल मतलब वायरल इन्फेक्शन होते हैं उन पे एंटीवायरल जो होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं। एंटीबायोटिक क्या है, एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है जो कि बैक्टीरिया पे इफेक्टिव है। किस पे, सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोक देता है या फिर उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। मान लो कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंट्री हो गई, उसकी इन्फेक्शन हो गया, उसको किल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमणों के इलाज के लिए उपयोग होने वाली दवा। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया से संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके इलाज के लिए उपयोग में होने वाली, जो बैक्टीरिया को मारती है या उनकी वृद्धि को रोकती है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती है या फिर उनको मार देती है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग जो है एंटीबायोटिक्स होते हैं। क्लियर हुआ। हमारा एसेप्टिक। ठीक है, एसेप्टिक का मतलब है स्टेराइल एरिया। ठीक है, मतलब जहाँ पे जो भी कंटेमिनेशन है, जो भी गंदगी है, किसकी, पैथोजेंस की, माइक्रोब्स की, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है उस पे, उससे फ्री होना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेप्टिक टेक्निक या फिर स्टेराइल एरिया। क्लियर। क्या कह रहे हैं, देखिए, ए टर्म डिस्क्राइबिंग ए टेक्निक, या तो एक टेक्निक हो सकती है या फिर कंडीशन दैट इज फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय पैथोजेंस, पैथोजेंस से कंटेमिनेशन फ्री होना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक आर क्रूशियल इन सर्जरीज। ज़्यादातर कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, सर्जरीज में। आपने देखा होगा ओटी में, तो जो टेबल है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वो स्टेराइल एरिया होता है पूरा। जितनी भी चीज़ हैं वो एसेप्टिक तरीके से यूज़ की जाती हैं, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ की जाती है, जिससे कि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। क्लियर। एंड स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम स्टेराइल इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं और स्टेराइल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एसेप्टिक टेक्निक्स। ठीक है, देखिए, रोगाणुओं से मुक्त स्थिति। ठीक है, मतलब रोगाणु मतलब हमारे जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस हैं, उनसे मुक्त, जो आमतौर पर सर्जरी में संक्रमण रोकने के लिए उपयोग होती है। ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होती है, सर्जरीज में। ठीक है, देखिए, नॉन टच टेक्निक, हैंड वॉश वगैरह, ये क्या है, हमारे ग्लव्स वगैरह, मतलब ये सारी चीज़, ये एरिया एनवायरनमेंट हम कैसा प्रोवाइड कराते हैं, स्टेराइल, जिससे कि कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स हमारे उस इन्वायरमेंट में या उस एरिया में प्रेजेंट ना हो, जिससे कि अगर हम पेशेंट के कुछ भी, ठीक है, कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, तो वो उसके इन्फेक्शन कॉज ना करे। तो हमें कैसा अपनाना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक अपनानी चाहिए। एसेप्टिक टेक्निक होती क्या है, एक टेक्निक है जिसमें कि जो पैथोजेंस हैं उनसे फ्री होते हैं, कंटेमिनेशन फ्री होते हैं, जो कहाँ यूज़ होते हैं, सर्जरीज में ज़्यादातर यूज़ होता है, जिससे कि पेशेंट को या फिर कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो एसेप्टिक टेक्निक समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारा बायोप्सी। बायोप्सी आपने कई बार सुना होगा कि इसकी बायोप्सी हुई है। बायोप्सी में क्या होता है कि हम किसी भी पार्ट का, जहाँ पर ट्यूमर लग रहा हो या फिर हमें जहाँ पे भी हमें लग रहा है, ठीक है, उस एरिया का, उस पार्ट का टिश्यू हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं, या तो सिरिंज के द्वारा या फिर कोई भी एक एरिया लेके उस पोर्शन को कट करके टिश्यू को हम निकाल लेते हैं, उसको हम बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी क्यों करते हैं, किसी भी ट्यूमर, ठीक है, कैंसर का पता करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। देखिए, ये मेडिकल प्रोसीजर, कैसा प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर है इन्वॉल्विंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए सैंपल ऑफ टिश्यू। इसमें क्या करते हैं, टिश्यू का जो सैंपल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, फॉर डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन। किस लिए, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हम उस सैंपल को निकालते हैं, ठीक है, उसी को हम बायोप्सी बोलते हैं। इट हेल्प्स डिटरमाइन वेदर अ ट्यूमर इज अ बेनाइन और मैलिग्नेंट। मतलब जो ट्यूमर है, जो गांठ है वो बनी है, वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, ठीक है, वो पता करने के लिए ये हमें क्या करता है, हेल्पफुल होता है बायोप्सी।
ठीक। एंड इज कॉमनली परफॉर्म्ड यूजिंग, किस किस से परफॉर्म कर सकते हैं, निडल से परफॉर्म कर सकते हैं, एंडोस्कोपी से परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर सर्जिकल एक्सीजन, कहीं पे भी कट लगा के हम उस टिश्यू का एरिया क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसको फिर डायग्नोस करते हैं। ये किससे कर रहे हैं, हम निडल से बायोप्सी कर रहे हैं। किस लिए करते हैं बायोप्सी, कोई भी ट्यूमर है उसको बिनाइन या मैलिग्नेंट है उसको पता लगाने के लिए, या फिर किसी भी डायग्नोसिस पर्पस से हम बायोप्सी करते हैं। क्लियर। रोग की पहचान के लिए, रोग की जांच करने के लिए प्रक्रिया, मतलब किसी भी रोग की, डिसीज की पहचान करने के लिए टिश्यूज को निकालना क्या कहलाता है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या है, एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कि कोई भी किसी भी पार्ट का टिश्यू हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है, उससे पता लगाते हैं कि भाई उस जो ट्यूमर है वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। ठीक है, वो किससे कर सकते हैं, निडल से भी कर सकते हैं, एक्सीजन कट लगा के भी हम पोर्शन को निकाल सकते हैं, इस तरीके से निडल से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डायग्नोस के पर्पस से हम ये बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ा था बिनाइन और मैलिग्नेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए, बिनाइन क्या होता है और मैलिग्नेंट क्या होता है। बिनाइन के बारे में देखिए, रेफर्स टू ट्यूमर और कंडीशन, या तो ये कंडीशन हो सकती है या ट्यूमर दैट आर नॉट कैंसरस। ये क्या होती है, कैंसरस नहीं होती है। हमारी दो कंडीशन है, एक है बिनाइन, एक है मैलिग्नेंट। इसमें क्या होता है, ट्यूमर तो परफॉर्म बनता है, मतलब गांठ नुमा बनती है, लेकिन वो क्या करती है, एक ही पार्ट में रहती है। जैसे कि ये इस पार्ट में, तो ये इसी पार्ट में रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। पर मैलिग्नेंट में ऐसा नहीं होता है। मैलिग्नेंट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होती है, स्प्रेड होती है, फैलती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये कैसी है, नॉन कैंसरस है। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर डू नॉट इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू और स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये किसी भी आसपास के एरिया में फैलता नहीं है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में भी फैलता नहीं है। ठीक है, जैसे कि लिपोमास या फाइब्रोमास, इनको हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। कैंसर रहित, ठीक है, कैसा, कैंसर रहित, ऐसा ट्यूमर जो मतलब आसपास के टिश्यूज में नहीं फैलता, उसको हम क्या बोलते हैं, बिनाइन। मैलिग्नेंट क्या है, बिनाइन क्या है, एक जगह पे ही स्थित होने वाला, एक जगह पे ही फैलने वाला। ये नहीं कि ये अदर्स टिश्यूज में जाएगा या आसपास के एरिया को भी इन्फेक्ट करेगा। पर मैलिग्नेंट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला ट्यूमर क्या कहलाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। रेफर्स टू द कैंसरस ट्यूमर, कैसा ट्यूमर है ये, कैंसरस ट्यूमर है। क्लियर, दैट कैन इन्वेड नियर बाई टिश्यूज, ये इन्वेड मतलब फैल जाता है आसपास के टिश्यूज में, एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाता है। जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में फैलता है उसको हम टर्म बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, और इस ट्यूमर को क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्लियर, मैलिग्नेंट सेल्स कैन ग्रो अनकंट्रोलेबल एंड पोज अ सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क। ये क्या करती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करती है, ये बहुत लेवल फैल जाती हैं, 1 से 4, 4 से 8, इस तरीके से क्या होती है, इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, और क्या हो जाती है, हेल्थ को रिस्क हो जाता है। मतलब बहुत, भाई कैंसर क्या है, बहुत रिस्की है। ठीक है ना, एक बहुत रिस्की और डेंजरस डिजीज है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं वहाँ की सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। ठीक है, तो भाई डेंजरस है, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या कह रहा है, कैंसर युक्त ट्यूमर जो आसपास के में फैल जाता है, मतलब कि आसपास के टिश्यूज में फैल जाता है, और फिर अनकंट्रोल, मतलब एक तो होता है कंट्रोल में हमारे, ठीक है 2 से 4 हो रही है, 4 से 8 हो रही है, ये अनकंट्रोल, जितनी इनके मन चाहते हैं उतनी ग्रोथ इनकी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो भाई कैंसर सीधी सी बात है, डेंजरस डिसीज है। ठीक, दोनों में क्लियर हुआ बेनाइन क्या है और मैलिग्नेंट क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूट। एक्यूट और क्रोनिक आपने कई बार सुना होगा। एक्यूट क्या होता है, टर्म फॉर कंडीशन दैट हैव अ रैपिड ऑनसेट। ठीक है, कोई भी चीज़ एकदम से शुरू हो जाती है, ठीक, एंड आर टिपिकल सीवियर इन नेचर, और एक साथ बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है। एक तो बीमारी होती है कि भाई ठीक है धीरे 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 बढ़ रही है, एक होती है अचानक से होती है और बहुत खतरनाक हो जाती है। ठीक है, एक्यूट कंडीशन में रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, उनको तुरंत ही
किसकी ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हार्ट अटैक अचानक से आता है, ऐसा नहीं है धीरे धीरे आ रहा है, स्ट्रोक्स, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी हैं डिजीज़ हैं जिनको भाई रैपिड ऑनसेट, बिल्कुल तुरंत वो शुरू होती हैं और बहुत सीवियर हो जाती हैं, ठीक है। तो एक हो गया एक्यूट, एक होता है हमारा क्रोनिक जो लंबे समय तक चलती है बीमारी, जैसे धीरे 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 डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया, तो ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो जैसे कि एक्यूट डिसीज़ में फीवर, ठीक है, एक साथ चढ़ता है और फिर उतर भी जाता है, ठीक है। किसी किसी केस में सीवियर हो जाता है, रनी नोज एकदम से आए, हेडेक, स्नीजिंग, ये सब क्या है, एक्यूट डिजीज या एक्यूट कंडीशन है जो तुरंत हुई एकदम से अचानक से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी क्रोनिक। क्रोनिक में क्या है, बहुत लंबे समय से कोई भी डिजीज चलती आ रही है, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, हार्ट डिसीज हो गई, हमारी ईटिंग डिसऑर्डर हो गए, कैंसर हो गया, सीओपीडी हो गई, अस्थमा हो गया, आर्थराइटिस हो गई, ये क्या है, धीरे 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 होती हैं, एक साथ नहीं, ठीक है, और ये लंबे समय तक चलती हैं। तो अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब कंडीशन दैट परसिस्ट ओवर टाइम, मतलब बहुत टाइम तक रहती हैं, ऑफन फॉर मंथ्स और ईयर, कई महीनों तक भी रह सकती हैं और कई सालों तक भी रह सकती हैं। क्रोनिक डिसीज सच एज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक है, रिक्वायर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। इनका जो ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक चलता है, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ की एक बार दवा खा ली और भाई सही हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। उसकी क्या करता है, लंबे समय तक हमें दवाई खानी पड़ती है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है और उसका सही से हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो ये कैसी कंडीशंस है, क्रोनिक कंडीशंस, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ी थी, एक्यूट, जो थोड़े समय के लिए होती है और फिर ठीक हो जाती है। क्लियर। ये देखिए, एक स्थिति जो लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे कि मधुमेह या फिर उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। बहुत सारे मेडिकल टर्म्स हैं डायग्नोसिस। हर बार हम क्या यूज़ कर रहे थे कि हम डायग्नोसिस पर्पस से क्या कर रहे थे, बायोप्सी कर रहे थे, ठीक है। कुछ भी हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें डायग्नोस आता है। तो डायग्नोस की डेफिनेशन क्या है, मतलब हमें पता है कि डायग्नोस करना मतलब किसी भी बीमारी को पता करना, क्या कहलाता है, डायग्नोस कहलाता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज, ठीक है, किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, क्या कहलाता है हमारा, डायग्नोस। बेस्ड ऑन सिम्टम्स, किसके बेस पे पहचानेंगे, ऐसा तो नहीं मरीज आया और हमने सामने देखा कि नहीं भाई इसको ये डिजीज है, नहीं ना। वो क्या बताएगा हमें, सिम्टम्स बताएगा, उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे, तब हम बता पाएंगे कि हाँ भाई इसको ये बीमारी है, जब भी तो हम डायग्नोस कर पाए। तो भाई बेस्ड ऑन द सिम्टम्स पे उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि भाई पूछेंगे उससे और कोई बीमारी तो नहीं है पहले से, उसको टेस्ट रिजल्ट, और उसके टेस्ट रिजल्ट्स पे हम क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसको क्या डिजीज है, ठीक है। एक्यूरेट डायग्नोसिस इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंडीशन। अगर हम सही से डायग्नोस कर पा रहे हैं, एक्यूरेट डायग्नोस कर पा रहे हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो इफेक्टिव तरीके से हो पाएगा। मान लो हम रफली पेशेंट आया, उसने एक दो हमें बता दी और हम सही से डायग्नोस नहीं कर पाए डिजीज़ को, तो उसके क्या है, जो डिजीज़ है उसको हम सही नहीं कर पाएंगे इफेक्टिव तरीके से, उस पर वो अटैक ही नहीं कर पाएगी, सही नहीं कर पाएगी। तो भाई जब तक सही डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, मान लो मलेरिया है उसको, ठीक है, और हम सिर्फ फीवर, नॉर्मल फीवर समझकर उसको दवा दिए जा रहे हैं, तो मलेरिया उसका क्या होगा, ठीक नहीं होगा, है ना। तो उसमें हम क्या नहीं कर पाए, डायग्नोस सही से नहीं कर पाए। तो डायग्नोस करना भी आना चाहिए। बीमारी की पहचान करना जो लक्षणों और परीक्षणों के आधार पर होती है, मतलब उसके सिम्टम्स और उसके जो एग्जामिन या मेडिकल हिस्ट्री से जो हमने ली है उससे पहचान करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिमा। ने देखा इमेज में, एडिमा मतलब स्वेलिंग या सूजन आ जाना, ठीक है, यही पता है हमें भाई। मैं से क्या बोलते हैं हम, स्वेलिंग या सूजन, पर मेडिकल टर्म्स में हम उसको क्या बोलते हैं, एडिमा। देखिए, स्वेलिंग कॉज्ड बाय एन एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यूज, टिश्यूज में फ्लूइड का जमा हो जाना, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसमें फ्लूइड क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर, टिश्यूज में, उसी को हमने सूजन बोल दिया, उसी को हमने स्वेलिंग बोल दी और उसी को हमने एडिमा बोल दिया। क्लियर। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशन से हो सकता है, इंक्लूडिंग हार्ट फेलियर, किडनी डिसीज,
इन्फ्लामेशन, ठीक है। मतलब जो स्वेलिंग है, ऐसा नहीं है कि भाई इसका एक ही ये है कि इसके कारण से स्वेलिंग हो रही है, नहीं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसके कारण से स्वेलिंग हो जाती है। मान लो किडनी फेलियर है, अब किडनी का क्या है, क्या करती है किडनी, फिल्टर करती है। अगर मान लो किडनी सही नहीं है, किडनी फेलियर है, किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है, तो जो फ्लूइड है वो सही से फिल्टर नहीं होगा और जो फ्लूइड है वापस हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और क्या हो जाएगी, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इन्फ्लामेशन में भी स्वेलिंग हो जाना शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट फोकस ऑन द अंडरलाइंग कॉज, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि हमने सूजन खत्म करने के लिए दवा दे दी, ऐसा नहीं है। पहले हम उसके कॉज पे जाएंगे कि ये जो स्वेलिंग है वो किस लिए आ रही है, हार्ट फेलियर तो नहीं है, किडनी फेलियर तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन है, क्या है, पहले उसका कॉज ढूंढेंगे, तब जाके हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ऊतकों में तरल का जमाव जिसमें सूजन होती है, ठीक है। ऊतकों मतलब टिश्यूज में क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, तरल मतलब लिक्विड पार्ट का, ठीक है। तो उसी को हम एडिमा, उसी को हम स्वेलिंग कह देते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण ये हो सकता है, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, इन्फ्लेमेशन, जिनके कारण से एडिमा या स्वेलिंग आ जाती है। क्या हमारा इमेसिस, इमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं हम उसको, इमेसिस, वैसे हम उल्टी या वोमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो द मेडिकल टर्म फॉर वोमिटिंग, वोमिटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इमेसिस, विच इज द फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू, ठीक है। मुंह से क्या निकलता है, जो भी हमारे स्टोमक का कंटेंट है, एक्सपर्सन, फोर्सफुल बाहर की तरफ निकलना, क्या कहलाता है, वोमिटिंग कहलाता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर, कई सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन के कारण, मोशन सिकनेस के कारण, या फिर फूड पॉइजनिंग के कारण हमें वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है। मान लो हमने कहीं खराब खाना खा लिया या फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उसके कारण से क्या होता है, वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग का क्या मतलब है, जो हमारे पेट के अंदर कंटेंट है, स्टोमक के अंदर जो कंटेंट है वो फोर्सफुली बाहर आता है, ठीक है। किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, हम उसको वोमिटिंग बोलते हैं और मेडिकल टर्म में हम उसको इमेसिस बोलते हैं, ठीक है। उल्टी की चिकित्सा भाषा, मतलब वही मेडिकल टर्म में हम उल्टी को बोल रहे हैं, इमेसिस। नेक्स्ट है हमारा नोजिया, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से। नोजिया मतलब है कि उल्टी जैसा लगना, महसूस होना, उसको हम नोजिया बोलते हैं। उल्टी आना वोमिटिंग और लगना नोजिया, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द स्टोमक, स्टोमक के अंदर डिस्कम्फर्ट सा फील होना, ठीक है, कि भाई हमें वोमिटिंग आने वाली है। ऑफन अकम्पनीड बाय एन अर्ज टू वोमिट, और ऐसा लगे कि हमें वोमिटिंग आ रही है, अर्ज हो रही है, ठीक है। नोजिया कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस कॉजेस, बहुत सारे कारणों की वजह से नोजिया हो सकता है, जैसे कि मोशन सिकनेस, ठीक है, मेडिकेशन, कोई दवा खाई है उसके कारण से उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मतलब पेट से और हमारी जो इंटेस्टाइन है उससे रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ है, कोई डिजीज कंडीशन हुई है, उससे रिलेटेड भी नोजिया वगैरह हो सकता है। का पेट में असुविधा का अनुभव जो उल्टी की इच्छा के साथ होता है। इच्छा होती है हमें उल्टी करने की, आती नहीं है, वो वाली फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, नोजिया। क्लियर। नेक्स्ट है फीवर। फीवर बहुत कॉमन सा है, सबको पता है, बुखार, ठीक है। तो एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे जो नॉर्मल है और उससे बढ़ जाना, एलिवेट हो जाना, उसको हम क्या बोल देते हैं, बुखार या फिर फीवर। कितना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस, इतना हो जाना, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फीवर। ऑफन इंडिकेटिंग है इन्फेक्शन और इलनेस, ऐसा नहीं है कि बुखार आ रहा है तो भाई बहुत बड़ी बीमारी है, वो क्या शो करता है कि भाई कोई ना कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन तुम्हें हुआ है, उसका वो सिम्टम शो करता है सिर्फ। फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर क्या एक सिम्टम है, ठीक है। वो ये शो करता है कि तुम्हारे शरीर में कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन है या कोई ना कोई बीमारी स्टार्ट होने वाली है, उसका सिम्टम देता है फीवर, ठीक है। फीवर इज़ अ नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी ही बॉडी का इम्यून है,
ठीक है, वो रेस्पॉन्स देता है, फीवर आके बताता है कि भाई अब तुम्हारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है या फिर तुम्हें कोई ना कोई बीमारी होने वाली है या इलनेस है, ठीक है। एंड कैन बी ट्रीटेड विद एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक्स क्या होती हैं, जो फीवर्स को कम करती हैं या फीवर के अगेंस्ट यूज करती हैं, जैसे कि एसिटामिनोफेन या फिर हम क्या बोल सकते हैं पीसीएम, जिसको हम पैरासीटामोल बोलते हैं, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं भाई, जो फीवर आया उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना, मतलब जो नॉर्मल है 37 डिग्री सेल्सियस उससे ज़्यादा हो जाना, जो आमतौर पर संक्रमण का संकेत होता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन होने वाला है, उसका क्या एक संकेत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लामेशन। ये बहुत मेडिकल टर्म है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। मान लीजिए कैसा, मान लो कोई भी इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर हुई, ठीक है। क्या ये हार्मफुल थिंग्स हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ये तो रिमूव हो गया, पर इसके बाद हमारी बॉडी ने जो रेस्पॉन्स शो किया उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेमेशन। रेस्पॉन्स में क्या शो करेगा, यहाँ पे सूजन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, दर्द होगा, गर्माहट फील होगी। क्यों, क्योंकि ये जो सेल्स हैं हमारी मैक्रोफेजेस, WBC, ये यहाँ पे आके क्या करती हैं, उसको अटैक करती हैं, उससे लड़ती हैं, ठीक है। उस बैक्टीरिया को किल कर देती हैं जो भी हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टू हार्मफुल स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई या सिग्नल, जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे बॉडी में एंटर हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस। उससे क्या क्या हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, हीट, वहाँ पे गर्म सा महसूस होगा, स्वेलिंग हो सकती है और पेन हो सकता है। ये सब क्या है, उससे रिलेटेड है। अगर मान लो कोई बैक्टीरिया या अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर होती है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो शो होता है, जिसकी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये हमारी बॉडी का क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बट कैन बिकम क्रोनिक इन कंडीशंस। पर किसी किसी रेयर कंडीशन में ये बहुत सीवियर हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन सीवियर हो जाता है, जैसे कि अर्थराइटिस। क्या है इन्फ्लेमेशन, चोट या संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया। मतलब हमारे यहाँ, हमारे किसी में भी हमारे शरीर में चोट लगी है या इन्फेक्शन हुआ है, उसके प्रति जो हमारा शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है, में लालिमा, गर्मी, सूजन और दर्द होता है, ये सब हमें दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीजन। लीजन मतलब होता है कोई भी, मतलब थोड़ी सी फुंसी हो जाना, गांठ हो जाना, या कहीं पे भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना। मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, उस पर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाना, उसको हम लीजन बोलते हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। एन एबनॉर्मल चेंज मतलब नॉर्मल से अलग, एबनॉर्मल चेंज इन टिश्यू, किसमें, टिश्यू में, विच कैन बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। ये क्या हो सकती है, ट्यूमर की एक फॉर्म हो सकती है, उस फॉर्म में भी हो सकते हैं। लीजन कैन अपीयर एज सोर, लम्स मतलब जो गांठ वगैरह होती हैं, और ग्रोथ एंड एज कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स में ऐसी हमें दिखने को मिल सकती हैं, एबनॉर्मल चेंजेस हमें दिखते हैं शुरुआत में, फिर वो इंक्रीज होते हैं धीरे धीरे। तो वो किसकी शुरुआत हो सकती है, बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। ऊतकों में कोई असामान्य परिवर्तन जो कि सौम्य या घातक हो सकता है, मतलब डेंजरस हो सकता है, जो कि बिनाइन और मैलिग्नेंट की शुरुआत हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीजन। नेक्स्ट है मोटिलिटी। आपने कई बार सुना होगा मोटिलिटी रेट, ठीक है, इंडिया का मोटिलिटी रेट है, या फिर मैटरनल मोटिलिटी रेट ये है, न्यूनेटल मोटिलिटी रेट ये है। तो उसमें क्या देखते हैं हम, मृत्यु दर किसी भी एरिया की, किसी भी एक कम्युनिटी या सोसाइटी की, किसी एक डिजीज़ के लिए, ठीक है। उसमें मान लो हमारे पास है 1000 की पॉपुलेशन है और कोई भी डिजीज़ ली हमने, ठीक है, उसमें से कितने पर्सन्स की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। रेफर्स टू द इंसिडेंस ऑफ डेथ विद इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, कितनी डेथ हो रही हैं, उसका रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। मोर्टेलिटी रेट आर ऑफन यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ टू असेस द
इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़। ये किस लिए करते हैं, किस लिए ये रेट निकालते हैं कि कौन सी डिजीज़ का हमारे एनवायरनमेंट में कितना इम्पैक्ट आया, मतलब कितना असर हुआ, और हेल्थ इंटरवेंशन कितने हो पाए। मान लो कोई डिजीज़ है, वो फैली है पूरे में और हम उसके इंटरवेंशन में भी लगे हुए हैं, पर उससे क्या होगा कि भाई मृत्यु भी तो होंगी। मान लो कोविड था, ठीक है, कोविड की हमने वैक्सीन्स भी निकाली, ठीक, बहुत उपाय किए, लेकिन उससे डेथ रेट तो इंक्रीज हुआ ना। तो वही हम चीज़ निकालेंगे कि 1000 पॉपुलेशन मान लो हमारी इतनी है, तो इतने में से कितने परसेंट, मतलब हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है या डेथ रेट है वो कितना है, तो वो किस में काउंट होता है, मोर्टेलिटी रेट में। अब इसके आगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रह जाएगा, तो माँ की जो डेथ रेट है, मतलब प्रेगनेंसी जो होती है, जब माँ गर्भवती होती है उस टाइम पे, गर्भवती होने से बच्चे की डिलीवरी होने तक, ठीक है, डिलीवरी होने के भी 6 हफ्तों तक अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो वो किस में काउंट होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पैथोजन। पैथोजन माइक्रोब्स, ये एक ही टर्म्स हैं, ठीक है, जीवाणु जिसको कि हम बोलते हैं पैथोजन में हमारे सारे आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, ठीक, जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिसीज, जो बीमारी फैलाता है, जो बीमारी का कारण है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। किसमें, मेडिकल टर्म्स में, ठीक है। पैथोजन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। किसी रोग का कारण बनने वाला सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया या वायरस, भाई कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई भी डिजीज़ है, वो किसके कारण से होगी, या तो बैक्टीरिया है, वायरस, फंगाई या पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पैथोजन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑइंटमेंट। आपने काफ़ी सुना होगा कि ऑइंटमेंट ले आना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक ट्यूब होता है, जो कोई भी मान लो जलने पर, चोट लगने पे हम क्या लगा लेते हैं, ट्यूब लगा लेते हैं। तो वही चीज़ है, एक थिक ग्रीसी सब्सटेंस अप्लाइड टू द स्किन टू ट्रीट वेरियस कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस को सही करने के लिए हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे कि रैशेस, खुजली हो जाना, बर्न्स, जलने पर, इन्फेक्शन पे, ठीक है। ऑइंटमेंट कैन प्रोवाइड मॉइस्चर एंड एक्ट एज अ बैरियर, मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है उस जगह को, ठीक है, सही करता है। त्वचा पर लगाने के लिए एक मोटा चिकना पदार्थ जो विभिन्न स्थितियों का इलाज करता है, जैसे कि ये क्या है, पोविडोन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बीटाडीन। ये कब काम में आता है, जब हमारे कहीं पे भी चोट लग जाती है, ठीक है। तो ये ऑइंटमेंट है, इसका लिक्विड भी आता है, ठीक। तो बहुत सारी ऑइंटमेंट आती हैं, एलर्जी से प्रिवेंट करने के लिए ऑइंटमेंट लगाते हैं, जल जाता है तब हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्यूब बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में ट्यूब बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में हम उसको क्या बोलेंगे, ऑइंटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। अभी हमने पढ़ा था डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है कि किसी भी बीमारी का पता लगाना डायग्नोसिस है, लेकिन किसी का भी डिजीज का फोरकास्ट करना, आउटकम बताना, ठीक है। द फोरकास्ट ऑफ द लाइकली आउटकम ऑफ अ डिजीज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, पेशेंट हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिला के, मान लो पेशेंट की हेल्थ देखकर, पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उसके बेस पर किसी भी डिजीज का आउटकम बताना, वो क्या कहलाएगा, प्रोग्नोसिस, ठीक है। ए प्रोग्नोसिस कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। जो प्रोग्नोसिस हम कर रहे हैं, ठीक है, आउटकम हम बता रहे हैं, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बीमारी के संभावित परिणाम की भविष्यवाणी करना, ठीक है, मतलब आगे क्या होने वाला है वो चीज़ बताने वाला क्या है, प्रोग्नोसिस। क्लियर। अब आ जाते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी सबको पता है भाई, जहाँ सिटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई वगैरह होती है, उस डिपार्टमेंट को हम रेडियोलॉजी बोलते हैं। ए मेडिकल स्पेशलिटी दैट यूजेस इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, जो इमेज देखकर, ठीक है, क्या करती हैं, सच एज जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिसीज, ठीक है, बीमारी का पता भी लगाते हैं और उस डिजीज को सही भी करते हैं।
कैसे देख के, मान लो एक्सरे हुआ, उसमें चेक कर लिया, हमने देख लिया कि हाँ फ्रैक्चर है, भाई डायग्नोस कर लिया, फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे ही सीटी स्कैन में, एमआरआई में बहुत सी चीज़ों को हम देख सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट इंटरप्रेट दीज इमेजेस टू गाइड ट्रीटमेंट। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन इमेजेस को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मतलब बताते हैं और उसी के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट के लिए गाइड करते हैं। क्लियर। इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके बीमारियों का निदान और उपचार करने वाली चिकित्सा विशेषता वही चीज़ है भाई, कोई भी मेडिकल स्पेशलिटी जो कि इमेजेस को देखकर बीमारी को डायग्नोस कर पाए और उसको ट्रीट कर पाए। नेक्स्ट है हमारा रिहैबिलिटेशन, ठीक है। रिहैबिलिटेशन का मतलब है पुनः से उसी स्थिति में आना। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, ठीक है, वो कैसे हो गया, बेड रिडन पेशेंट हो गया, मतलब बेड पे ही सब चीज़ कर रहा है, लेकिन उसको दोबारा से उसी स्थिति में, मतलब उस जैसा तो नहीं कर सकते पर उससे थोड़ी सी कम स्थिति में अगर हम उसको दोबारा से सही कर सके, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। ए प्रोसेस डिजाइन टू रीस्टोर फंक्शन और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, आफ्टर इंजरी और इलनेस। मतलब किसी भी इंजरी, चोट लगने या किसी भी बीमारी के बाद उसकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, फंक्शन को रीस्टोर करना। मतलब अगर वो पहले चल फिर नहीं पा रहा था तो बाद में उसको चल फिर पाना, उसके फंक्शन को क्या कर रहे हैं, हम रीस्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। इट में इंक्लूड फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या काउंसलिंग। कोई भी थेरेपी देके, फिजिकल थेरेपी देके या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिर काउंसलिंग करके। मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको कोई इलनेस हुई और वो मेंटली अनस्टेबल हो गया, तो हम उसको काउंसलिंग करके, ऐसा नहीं कि एक दिन काउंसलिंग करिए और वो सही नहीं, उसको धीरे धीरे काउंसलिंग करके हम उस स्टेज तक उसके जो मेंटल अनस्टेबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिजिकल थेरेपी देके भी हम कम कर सकते हैं। मान लो कोई बंदा है जो चल फिर नहीं सकता, मान लो चोट लगी या उसके एक्सीडेंट हुआ और उसकी ये चीज़ डिसेबल हो गई, तो हम उसको फिजिकल थेरेपी देके, ठीक है, फिजियोथेरेपी देते हैं कि भाई एक्सरसाइज करवाते हैं, पैर अप डाउन करवाते हैं, तो इस तरीके से जो फंक्शन है वो रीस्टोर हो जाते हैं। तो वैसी फिजिकल थेरेपी देकर उस पेशेंट को उसके फंक्शन को इम्प्रूव करने, ठीक है, या रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। चोट या बीमारी के बाद कार्य क्षमता को बहाल करने की प्रक्रिया, मतलब भाई इंसान पहले जैसा तो नहीं हो पाता किसी भी चोट लगने के बाद, या फिर पर उसकी कंडीशन को थोड़ा सा बेटर बनाया जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सर्जरी। सर्जरी क्या है, मेडिकल प्रोसीजर है, ठीक है, इन्वॉल्विंग द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ टिश्यूज टू डायग्नोज और ट्रीट कंडीशंस। सर्जरी में क्या होता है, मान लो किसी को हर्निया है या अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, तो क्या होता है उस कंडीशन में हम या तो उसको क्या करते हैं, टिश्यूज़ को रिमूव कर देते हैं या फिर उसको डायग्नोस करके ट्रीट करते हैं। तो सर्जरी में हम यही चीज़ तो करते हैं। तो क्या कर रहा है वो, फिजिकल मैनिपुलेशन कर रहा है, मतलब हम फिजिकली उस चीज़ को इधर से उधर कर रहे हैं या उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। सर्जरी में यही चीज़ होती है, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करके उसकी कंडीशंस को ट्रीट करना। सर्जरी प्रोसीजर कैन बी इलेक्टिव और इमरजेंसी बेस्ड। सर्जरी जो होती है या तो प्लान की जाती है कि भाई ठीक है चौथे दिन आ जाना, उस दिन हम आपकी सर्जरी कर देंगे, या फिर इमरजेंसी बेस्ड होती है कि भाई तुरंत किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका ऑपरेशन होना है, तो वो हो गई हमारी इमरजेंसी बेस्ड। क्लियर। चिकित्सा प्रक्रिया में जिसमें ऊतकों में शारीरिक रूप से हेर फेर किया जाता है, मतलब कि टिश्यूज को इधर से उधर किया जाता है, उसको हम सर्जरी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सिम्टम्स। कई बार सुना भी होगा, सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण। ए सब्जेक्टिव इंडिकेशन ऑफ अ डिजीज और अ कंडीशन रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। जो पेशेंट के द्वारा जो कोई भी बीमारी है उसके बारे में, कंडीशंस के बारे में रिपोर्ट करना, बताना
क्या कहलाएगा, सिम्टम्स कहलाएगा, ठीक है, लक्षण। जैसे कि पेशेंट बताएगा उसको पेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, तो ये पेशेंट हमें बताएगा, ठीक है, कि भाई मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे आँख में दर्द हो रहा है, या मुझे थकावट महसूस हो रही है, तो ये सारी चीज़ पेशेंट बताएगा, ठीक है। सिम्टम्स गाइड क्लिनिशियंस इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग हेल्थ इश्यूज। जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनके बेस पर ही हम उस डिजीज़ को डायग्नोस कर पाएंगे और उसको ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। रोग या स्थिति का व्यक्त संकेत, मतलब व्यक्ति जो है वो खुद ही उस रोग के बारे में संकेत दे रहा है या बता रहा है। मान लो जैसे डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि जो हड्डियां हैं उनमें दर्द होता है, ठीक है, जैसे कि आई पेन होना, मसल पेन होना, बोन पेन होना, जॉइंट पेन होना। वो क्या बोलता है कि मेरे हड्डियों में दर्द हो रहा है, पूरा शरीर क्या कर रहा है, टूट रहा है, दर्द हो रहा है। तो क्या होता है डेंगू में, सारे क्या होता है, हर जगह से पेन होता है, ठीक है, फीवर आता है, भाई बुखार आता है, सीधी सी बात है, हेडेक होता है, नोजिया वोमिटिंग सी लगती है, उल्टी सा आना लग जाता है, किसी किसी के रेयर कंडीशन में रैसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इरिटेशंस थी। तो ये क्या हो गए, डेंगू के सिम्टम्स हो गए। इससे हमारी वैक्सीन, वैक्सीन तो जनरली आपने सब ने सुना होगा, कोविड की वैक्सीन आई, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन सबको पता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भाई हमें बीमारी नहीं होती है, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन वही जिससे बीमारी होती है। मान लो ट्यूबरक्लोसिस है, जिससे कि टीबी होती है, ठीक है, तो उसी टीबी के बैक्टीरिया को मारकर उसी से दवाई बनाई जाती है। वो दवा हमें वैक्सीन के तौर पे हमें लगाई जाती है, जिससे कि क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो तो मर गया, वो टीबी तो अब हमें नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो बॉडी का रेस्पॉन्स है, ठीक है, वो उस बैक्टीरिया को पहचान लेगा। फिर से अगर मान लो कोई सही में कोई भी बैक्टीरिया टीबी का हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो वो उससे लड़ने के सक्षम हो पाएगा, ठीक है, कैपेबल हो पाएगा और उसको ख़त्म कर पाएगा। इसीलिए हम वैक्सीन्स देते हैं या लगवाते हैं। तो ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि हमने भाई टीबी की लगवा ली, ठीक है, तो टीबी की जगह सब बीमारियों से हमें वो सुरक्षा प्रदान करेगा, नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। मान लो अगर हमने कोरोना की लगवाई है, तो वो कोरोना से ही हमें सुरक्षा प्रोवाइड करेगा और सारी डिजीज़ से नहीं। तो वो ये बोल रहा है स्पेसिफिक डिजीज़ से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वैक्सीन क्या करती है, स्टिमुलेट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम क्या है, जो कि हमारी रक्षा करता है, ठीक है, अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक। तो वैक्सीन क्या कर देता है, उसको स्टिमुलेट करता है टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट पैथोजेंस विदाउट कॉजिंग द डिजीज इटसेल्फ। मान लो वैक्सीन एंटर हुई, ठीक है, वो क्या करेगी, हमारे इम्यून सिस्टम तक गई कि भाई कोई ना कोई नया बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको पहचानेगा, पहचानने के बाद उससे लड़ाई करेगा। पर लेकिन वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकती, बीमारी नहीं कर सकती, तो वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है, हमें बिना हानि पहुंचाए, हमें कोई चोट नहीं पहुंचेगी, कोई बीमारी नहीं होगी, वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है, उसको पहचान लेंगे। अगर नेक्स्ट बार वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो वो उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इसलिए यूज़ होती है। एक बायोलॉजिकल तैयारी जो विशिष्ट बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, मतलब क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। वैक्सीन का क्लियर समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होते हैं, हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट साइन होते हैं जिससे कि हम अपना हेल्थ स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, की इंडिकेटर्स होते हैं हमारी हेल्थ के, जो कि क्या क्या हैं, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हो गए। ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। अगर उससे कम होते हैं, अगर उससे ज़्यादा होते हैं, तो हमारी बॉडी का जो हेल्थ स्टेटस है वो एबनॉर्मल है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वो इससे क्या हो जाता है, इंडिकेट हो जाता है, पता चल जाता है,
ठीक है। तो ये क्या है, हमारे बॉडी के वाइटल साइन है, मतलब इम्पॉर्टेंट साइन है, ठीक है। वाइटल साइन आर मॉनिटर्ड टू असेस अ पेशेंट्स फिजियोलॉजिकल स्टेटस, मतलब पेशेंट की फिजियोलॉजिकल जो स्टेटस है कि अभी उस टाइम पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसको असेस करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए हम वाइटल साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखी है, जैसे कि हार्ट रेट दे रखी है, ठीक है, कि हार्ट रेट हमारी कितनी होनी चाहिए, 60 से 100 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। बीपी हमारा 120/80 mmHg नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और SpO2 क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये हमारा 98 से 100 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट कितना हमारा 16 से 20 होना चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री या फिर 98.6 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। साइन पता चल गए हमें कि क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जिनसे कि हम अपने हेल्थ स्टेटस को असेस कर सकते हैं या फिर मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। शरीर के मौलिक कार्यों के संकेत जैसे कि हृदय गति या रक्तचाप के बारे में बताना। नेक्स्ट है हमारा सिरोसिस, ठीक है। क्या होता है ये, लिवर सिरोसिस, लिवर डैमेज हो जाना, लिवर्स की जो सेल्स हैं उनमें फाइब्रोसिस हो जाना, नेक्रोसिस हो जाना, डैमेज होना, ठीक है, क्या कहलाता है, लिवर सिरोसिस। एक क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, मतलब बहुत लंबे समय से चलने वाली डिजीज़ है, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय स्कारिंग या फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर टिश्यू, जो लिवर की सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं, ठीक है, इनमें क्या हो जाते हैं, स्कार बनना शुरू हो जाते हैं, फाइब्रोसिस शुरू हो जाते हैं। एक ये हमारा हेल्दी लिवर, ठीक है, जिसमें कि लिवर सेल्स ये हैं। एक है हमारी ये डैमेज लिवर सेल्स, ये सेल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। किसके कारण से, ड्यू टू लॉन्ग टर्म अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करने से या फिर लंबे समय से अल्कोहल यूज़ करने से, या फिर वायरल हेपेटाइटिस के कारण। वायरल हेपेटाइटिस क्या होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ये क्या है, हमारे वायरल हेपेटाइटिस हैं। इनके कारण से भी लिवर क्या है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। इट कैन लीड टू द लिवर फेलियर, किस कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, लिवर फेलियर की कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, डेंजर है। जिगर में दीर्घकालीन क्षति के कारण होने वाला पैथोलॉजिकल परिवर्तन, मतलब कि पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज कंडीशन होना, किसकी, लिवर की, तो वो क्या कहलाएगी, लिवर सिरोसिस। क्लियर। डिहाइड्रेशन क्या है, कंडीशन है रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, ठीक है, बॉडी से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का लॉस हो जाना किसी भी रूप में, ठीक है, लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक थ्रस्ट, जिससे कि क्या होते हैं, सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी से वाटर का लॉस होना शुरू हो गया तो उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि थ्रस्ट मतलब प्यास लगना, मुंह सूख जाना, ठीक है, ड्राई माउथ, फटीग हो जाना मतलब थकावट सी महसूस होना, ये सब किसके सिम्टम्स हैं, डिहाइड्रेशन के। सीवियर डिहाइड्रेशन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, कभी कभी जो डिहाइड्रेशन है वो सीवियर कंडीशन में हो जाता है, जिससे कि लाइफ को भी खतरा होता है और उसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वही है, शरीर के तरल का अत्यधिक नुकसान हो जाना, मतलब वाटर का लॉस हो जाना किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, मतलब कि हमारी बॉडी से वाटर का अत्यधिक मात्रा में लॉस हो जाना, ठीक है, उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब पता कैसे चलेगा हमें, उसमें हमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे, भाई हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, हमारा मुंह सूखना शुरू हो जाएगा, जो यूरिन है वो हमें कम आना शुरू हो जाएगा क्योंकि पानी नहीं है, ठीक है। ड्राई स्किन हमारी ड्राई हो जाएगी, हेडेक शुरू हो जाएगा, जो हार्ट बीट है वो हमारी तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट है हमारी ECG, जिसको कि हम फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर। ECG की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG क्या है, ए टेस्ट दैट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। क्या है, एक टेस्ट है जिसमें कि हार्ट की हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं या फिर मेज़र करते हैं, मतलब हार्ट की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हार्ट के अंदर वो किस पे रिकॉर्ड कर देते हैं, एक पेपर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक टेस्ट होता है।
एंड ईसीजी हेल्प डायग्नोज अरिथमियाज, हार्ट अटैक एंड अदर हार्ट कंडीशंस। ईसीजी से हम क्या क्या पता कर सकते हैं कि भाई हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, हार्ट फेलियर तो नहीं है, कोई और हार्ट की दिक्कत तो नहीं है, हार्ट अटैक की दिक्कत तो नहीं है। एरिथमियाज मतलब एबनॉर्मल जो हार्ट क्या करता है, बीट करता है, ठीक है, एक रिदम से क्या करता है, बीट करता है। अगर वो रिदम एबनॉर्मल हो रहा है, ठीक है, उसको भी पता करते हैं हम किससे, ईसीजी से। ईसीजी क्या है, देखिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये क्या होता है, पंप होता है, ठीक, ऐसे नोड है जो कि जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। जनरेट होने के बाद ये क्या है, हमारी नॉर्मल ईसीजी, ठीक है, इस तरीके से पेपर पे आती है। ये हार्ट की क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जिससे कि हम हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस कर पाते हैं और फिर ट्रीट कर पाते हैं। इससे हमारा हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है। ए डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन, ठीक है, रीचिंग द टिश्यूज मतलब हमारी बॉडी टिश्यूज तक या सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचना। आरबीसी जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाने का काम करती है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या कर पाती है, काम कर पाती है, ठीक है। तो जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, कहाँ तक, टिश्यूज तक पहुँचने में, फिर क्या हुआ, विच कैन लीड टू सेलुलर डैमेज, वो सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब भाई उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएगा, जैसे हम हैं, ठीक है, हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम कैसे हो जाएंगे, ढीले ढाले से लेथार्जिक हो जाएंगे बिल्कुल। तो इस तरीके से ही सेल्स को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन क्या है, उसकी कमी है, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही, तो धीरे धीरे सेल्स क्या हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगी एंड ऑर्गन डिसफंक्शन, और जो काम वो ऑर्गन काम कर रहा है वो काम करना बंद कर देगा या फिर डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। किसके कारण से, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के कारण से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, एनीमिया के कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या फिर आप हाई एल्टीट्यूड्स पे हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना मतलब हाइपोक्सिया का सीधा सीधा मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना। क्लियर।